प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस किसी भी टाइम आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। बच्चों, आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का। इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करते हैं तो हमें इस थ्योरी को समझने में आसानी रहेगी। वास्तव में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें ये बताती है कि कोवैलेंट बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं वो बनते कैसे हैं। बेसिक पर्पस जो इस थ्योरी का है वो यही है टू एक्सप्लेन कि ये कोवैलेंट बॉन्ड जो बनते हैं ये हमारे बनते कैसे हैं। तो इस थ्योरी में बताया गया कि कोवैलेंट बॉन्ड is formed due to overlapping of atomic orbitals. Covalent bond is formed due to overlapping of atomic orbitals. अब चूंकि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग का सीधा सा मतलब है आपका उलझना, या ओवरलैपिंग का सीधा सा मतलब है जैसे आप पतंग उड़ाते होंगे। ये जो टर्म है ओवरलैपिंग, इसका मतलब है जब आप पतंग उड़ाते हैं या आसमान में मकर संक्रांति के आसपास आपने देखा होगा पतंगे उड़ती हैं, तो उन पतंगों की डोर छत पे जब कई पतंगे एक साथ उड़ती हैं तो डोर आपस में उलझ जाती है। फिर एक डोर को दूसरे से अलग करना लगभग असंभव सा हो जाता है। इस प्रोसेस को हम ओवरलैपिंग कहते हैं। या इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जब आप होली खेलते हैं तो लाल रंग की बाल्टी अलग रखी होती, पीले रंग की बाल्टी अलग रखी होती है, हरे रंग की बाल्टी अलग रखी होती है। और अगर इन सारी बाल्टियों के रंग को एक बड़े से ड्रम में डाल दिया जाए और फिर उसको मिक्स कर दिया जाए तो फिर ये अलग कर पाना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा रंग लाल है, कौन सा हरा है। इसी तरह की प्रोसेस ऑर्बिटल्स में होती है। जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे के साथ इस तरह से उलझ जाते हैं, एक दूसरे से इस तरह से मिक्स हो जाते हैं कि फिर उनका अपना खुद का अस्तित्व या अपना खुद का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम ओवरलैपिंग बोलते हैं। अब ओवरलैपिंग टर्म तो क्लियर हो गया, लेकिन ये जब ऑर्बिटल्स की, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी तो इसके पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि किस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, क्योंकि तभी हम ओवरलैपिंग अच्छे से करा पाएंगे। तो इसी जगह पर आप ये समझिए कि जो आपका एस ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल शेप में होता है, इस तरह से। ठीक, ये आपका एस ऑर्बिटल है। पी सबसेल में आपके 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो पी एक्स का शेप आपका एक्सियल डंबल होता है, इस तरह से। ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया? पी एक्स। ये कौन सा है? एस। पी वाई का शेप आपका होता है वर्टिकल डंबल, ऐसे। ये कौन सा ऑर्बिटल है? पी वाई। और पी जेड का शेप होता है स्लाइटली बेंट डंबल अलोंग जेड एक्सिस। ठीक, अब यही सारे ऑर्बिटल्स, इवन डी ऑर्बिटल्स भी हैं, क्योंकि डी आपका डी का एग्जिस्टेंस भी है।
लेकिन अभी शुरुआती दौर के लिए आप सिर्फ एस और पी पर फोकस कीजिए। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे डी के बारे में भी आपको क्लैरिटी और डी का हाइब्रिडाइजेशन वगैरह भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी शुरुआती दौर में आप सिर्फ एस और पी पर फोकस करिए। अब दूसरी चीज़ जो इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताई गई वो ये बताया गया कि एटम्स शुड बी वेरी क्लोज। जिन एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनना है वो एटम्स एक दूसरे के बहुत ही क्लोज होने चाहिए, क्योंकि अगर एटम्स दूर दूर होंगे तो ऑर्बिटल्स अपने आप में इतनी छोटी चीज़ है कि एक एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैप नहीं कर पाएगा और कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी। ठीक, जो नेक्स्ट पॉइंट आपका बताया गया कि ओवरलैपिंग जो है, हाँ, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग decides the strength of bond. Extent of overlapping decides the strength of bond, यानी कितना ज़्यादा ऑर्बिटल्स एक दूसरे से उलझे हैं, कितना ज़्यादा उनमें आपस में ओवरलैपिंग हुई है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग is directly proportional to strength of bond, and this is directly proportional to bond energy, and this is inversely proportional to bond length। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताया गया वो ये बताया गया कि ओवरलैपिंग must be less than 50%। ओवरलैपिंग जो है वो हमारी लेस देन 50% होनी चाहिए। फिर अगला पॉइंट जो इस थ्योरी में बताया गया वो ये था कि टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग आर पॉसिबल। कितनी तरह की ओवरलैपिंग हो सकती है? टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग इज़ पॉसिबल। तो इसमें जो फर्स्ट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग उसको बोला जाता है एक्सियल और हेड ऑन ओवरलैपिंग। एक्सियल और हेड ऑन ओवरलैपिंग। अब ये जो एक्सियल और हेड ऑन ओवरलैपिंग है ये किन किन ऑर्बिटल्स के बीच हो सकती है? आप देखिए, सपोज एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल के बीच अगर ओवरलैपिंग हो, या एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग हो, या इवन आपका पी और पी ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग हो, तब भी ये हो सकती है। ठीक, दूसरी तरह की जो ओवरलैपिंग बताई गई वो थी अच्छा, ये जो एक्सियल और हेड ऑन ओवरलैपिंग है इसके रिज़ल्ट में क्या बनेगा? इसके रिज़ल्ट में आपको मिलेगा सिग्मा बॉन्ड। यानी ये जितनी तरह की ओवरलैपिंग आप देख रहे हैं ये सब की सब एक्सियल और हेड ऑन ओवरलैपिंग बोली जाएंगी और इनके रिज़ल्ट में बनेगा सिग्मा बॉन्ड। अब ज़रा ये देखिए, ये जो एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग है ये होती कैसे है, थोड़ा सा समझिए। सपोज़ हाइड्रोजन एटम है, कोई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को सपोज़ बनना है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन का
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s1। अब ये 1s1 जो है s सबसेल में s ऑर्बिटल होगा, तो एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के पास आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में आपके 2 एटम हैं हाइड्रोजन के, तो दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के पास आएंगे, इतने पास आएंगे कि उनके ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होगी। तो देखिए एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल ये रहा, ठीक, फिर दूसरे हाइड्रोजन एटम का भी s ऑर्बिटल इसी तरह से पास आएगा और उनके बीच में ओवरलैपिंग हो जाएगी कुछ इस तरह से, ये पहले का s और ये दूसरे का s। तो ये जो बीच का स्पेस आप थोड़ा सा देख रहे हैं जहाँ पर दोनों ऑर्बिटल से एक दूसरे से उलझ रहे हैं, यही स्पेस है जहाँ पे ये ओवरलैपिंग हो रही। तो इस तरह से ये S और S की ओवरलैपिंग होती। फिर S और P की ओवरलैपिंग कैसे होगी? देखिए सपोज़ ये आपका S ऑर्बिटल है और P में मान लिया आपका PX ऑर्बिटल आ रहा है ओवरलैपिंग करने के लिए, ये PX हो गया, मैंने ऊपर ही आपको PX का शेप बताया है। तो S ऑर्बिटल इस तरह से इस PX से ओवरलैप करता है कि ये पूरा का पूरा S ऑर्बिटल इस PX के अंदर ही शिफ्ट हो जाता है, ये ऐसे, ये देखिए ये जो अंदर छोटे छोटे 2 लोब आपको दिख रहे हैं ये S ऑर्बिटल के हैं। तो इस तरह से ये SPX की ओवरलैपिंग होती। इसी तरह से SPY में भी S ऑर्बिटल PY के अंदर चला जाएगा, SPZ में भी ये PZ ऑर्बिटल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह से और दूसरी PP ओवरलैपिंग कैसे होगी? PP ओवरलैपिंग सपोज PX और PX की होनी है, तो ये एक PX ऑर्बिटल है, कहीं से भी आया है, अभी उस चीज़ से कोई मतलब नहीं, ये PX ऑर्बिटल है आपका। इसी तरह से आपका ये दूसरा PX ऑर्बिटल है, और ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे। तो देखिए इस लोब और इस लोब के बीच अच्छे से ओवरलैपिंग हो सकती है, जो लोब पास होंगे ऑर्बिटल के उन्हीं के बीच में ओवरलैपिंग हम दिखाएंगे। तो ये पहले का PX और ये दूसरे का PX, और यहाँ पर देखिए ये ओवरलैपिंग हुई है इस जगह पे, ये यहाँ पर ओवरलैपिंग हुई है। अब ये सारी की सारी ओवरलैपिंग जो है आपको सिग्मा बॉन्ड दे रहे हैं, यानी ये एक सिग्मा बॉन्ड बना, ये एक सिग्मा बॉन्ड बना, ठीक है, और इसी तरह से SPX में भी सिग्मा बॉन्ड बना, अंदर की तरफ आप देख सकते हैं। अब जो दूसरे PY और PY ओवरलैपिंग या PZ ओवरलैपिंग, ये आपकी हेड ऑन ओवरलैपिंग नहीं होगी, ये एक दूसरे तरह की ओवरलैपिंग होगी जिसको हम बोलते हैं पैरेलल और लेटरल और हेड ऑन साइड वाइज ओवरलैपिंग। और ये जो पैरेलल और लेटरल या साइड वाइज ओवरलैपिंग है, इसके ज़रिए आपका पाई बॉन्ड बनता है। अब पाई बॉन्ड कितनी कितनी तरह की ओवरलैपिंग से बन सकता है, आप देखिए, अगर p ऑर्बिटल से बनता है तो वो p पाई बोला जाएगा, p पाई बॉन्ड। अगर p पाई और p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है तो p पाई बोला जाता है। अगर वो d ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है तो वो d पाई बॉन्ड बोला जाता है। अब ये पैरेलल और लेटरल या साइड वाइज ओवरलैपिंग कैसे होती है? देखिए होता क्या है, सपोज़ ये आपका PY ऑर्बिटल है प्लस किसी दूसरे एटम का ये दूसरा PY ऑर्बिटल है, दोनों ही PY ऑर्बिटल हैं।
तो ये अपना इस जगह पे, यहाँ पे और इस जगह पे ओवरलैपिंग करेंगे। तो ये कैसे करेंगे, एक ये पी वाई और दूसरा ये पी वाई। तो ये जो ओवरलैपिंग हुई है ये पी वाई ओवरलैपिंग है, जिसके ज़रिए से आपको पाई बॉन्ड मिलता है। इसी तरह से अगर पी जेड ओवरलैपिंग आप देखना चाहें तो पी जेड में बस इसी पी वाई को थोड़ा तिरछा बना दीजिए ऐसे, ये। अब इनमें कैसे होगा, ये इस तरह से ये यहाँ पर आपका पाई बॉन्ड पी जेड ओवरलैपिंग से बनता है। इसी तरह से एक डी ऑर्बिटल जब दूसरे डी ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है तो आपका पाई बॉन्ड बनता है। अभी के लिए शुरुआती दौर में आप एक सिंगल लाइनर रूल याद कर लीजिए। ये रूल काफ़ी आपकी मदद करेगा, लेकिन ये 100% सही नहीं है। लेकिन बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ये शुरुआती दौर में इस चैप्टर को समझने में आपकी काफ़ी मदद करेगा। और फिर जब ये रूल आप कहाँ पर इसका एक्सेप्शन है और कहाँ पर ये वर्क नहीं करेगा, वो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड मैं आपको बताऊंगा। तो अभी के लिए आप याद कर लें कि सिर्फ दो तरह की ओवरलैपिंग पी वाई कॉमा पी जेड और डी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से ही आपका पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, याद रहेगा, पी वाई ओवरलैपिंग, पी जेड ओवरलैपिंग, डी ओवरलैपिंग। अब डी में 5 तरह के ऑर्बिटल होते हैं, तो सिर्फ इतना याद रखिए कि एक डी ऑर्बिटल दूसरे डी ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा तो आपका पाई बॉन्ड ही बनना है। इसके अलावा बाकी जितनी ओवरलैपिंग हैं वो सब की सब आपकी क्या देंगी, सिग्मा बॉन्ड देंगी। सपोज़ आपका एस का ओवरलैपिंग है वो सिग्मा, आपका पी एक्स का ओवरलैपिंग है वो सिग्मा, आपका एस पी एक्स का ओवरलैपिंग है। तो इस तरह की जितनी ऊपर की ये तीनों ओवरलैपिंग के अलावा बाकी जितनी भी ओवरलैपिंग होंगी वो सब आपको सिग्मा बॉन्ड ही देंगी। ठीक है, कोई डाउट इतने में? नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसमें भी आपको सुविधा हो वो काम आप कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताया गया वो ये था कि द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम साइन। द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम साइन। जब तक सेम साइन नहीं होगा ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स में तब तक आपका बॉन्ड नहीं बनेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं तभी बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज़ आपका बॉन्ड नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सपोज़ हमारा ये पी एक्स ऑर्बिटल है, ये एक पी एक्स ऑर्बिटल और ये दूसरा पी एक्स ऑर्बिटल है, ये एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं। तो इसका साइन, अगर ये ऑर्बिटल प्लस लोब है तो ये वाला ऑर्बिटल भी प्लस लोब होगा, तभी बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज़ बॉन्ड नहीं बनेगा। तो साइन सेम होना चाहिए। अगर साइन अपोजिट होता है तो क्या होगा, इफ़ साइन अपोजिट, अगर साइन अपोजिट हो गया तो क्या होता है, उसकी वजह से
नो प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं हो पाता है ऑर्बिटल्स का, और इस वजह से नो बॉन्ड फॉर्म्ड। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का है वो ये है कि किन्हीं भी दो एटम्स के बीच जो पहला बॉन्ड बनता है वो हमेशा सिग्मा होगा। फर्स्ट बॉन्ड between two atoms is always सिग्मा। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज ये A और B अब पास पास आए और इनके बीच ये पहला बॉन्ड जो बना, ये पहला बॉन्ड क्या कहलाएगा, सिग्मा। इसके बाद A और B के बीच जितने भी बॉन्ड बनेंगे वो सब के सब क्या कहलाएंगे, पाई। तो अब जैसे A और B के बीच पहला बॉन्ड बना सिग्मा, अब इनके बीच में ये जो दूसरा बॉन्ड बनेगा बाद में वो क्या हो जाएगा आपका, वो बॉन्ड आपका हो जाएगा पाई। यानी पहला बॉन्ड सिग्मा और दूसरा बॉन्ड आपका हमेशा जो बनेगा वो पाई होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए जाएं जिससे कॉन्सेप्ट की अच्छे से क्लैरिटी आपको हो। तो जैसे इसमें हम पहला क्वेश्चन लेते हैं कि नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने के क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिशन्स में आते रहें। तो जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन। तो सपोज़ पहला मॉलिक्यूल हम लेते हैं H2O। तो H2O में देखिए ये ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, इसके साथ हमें दो हाइड्रोजन एडजस्ट करने हैं। तो ये एक हाइड्रोजन हो गया, ये एक हाइड्रोजन हो गया। अब अगर वाटर की या H2O की लेविस्टॉट स्ट्रक्चर आपको पता है तो वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच ये एक बॉन्ड और फिर दूसरा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच ये एक बॉन्ड। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि दो एटम्स के बीच में जो पहला बॉन्ड बनता है वो हमेशा क्या होता है, सिग्मा। तो इस तरह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच, इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच ये जो पहला बॉन्ड बना है ये आपका सिग्मा है। तो ये वाला बॉन्ड आपका हो गया सिग्मा, ये। और इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच देखिए ये वाला बॉन्ड सबसे पहला बना है, तो ये हो गया सिग्मा। तो इस तरह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच ये दो सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं वाटर में। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए, अमोनिया में बताइए कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होते हैं। तो अमोनिया के केस में अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये सेंट्रल एटम आपका नाइट्रोजन है, फिर 3 हाइड्रोजन, एक H, ये दूसरा H और ये तीसरा H। अब इनके लेविस्टॉट स्ट्रक्चर से जाएंगे तो एक ये बॉन्ड बनता है, एक ये बॉन्ड बनता है, एक ये बॉन्ड बनता है। तो अब देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच ये चूँकि पहला बॉन्ड है तो ये सिग्मा हो गया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच ये पहला बॉन्ड है तो ये सिग्मा हो गया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच ये पहला बॉन्ड है तो ये भी सिग्मा हो गया। ठीक, इसी तरह से मान लीजिए हमें SO3 के बारे में पूछा जाए, किसके बारे में, SO3 में हमको बताना पड़े कि सिग्मा और पाई बॉन्ड्स कितने हैं और कैसे हैं। तो कैसा होगा इसका स्ट्रक्चर, एक सल्फ़र ये हो गया। अब 3 ऑक्सीजन बनाइए पहले, 1 2 और ये 3। अब
लेवी-स्ट्रॉस स्ट्रक्चर SO3 की हमें सजेस्ट करती है कि SO3 में सल्फ़र और ऑक्सीजन के बीच एक ये पहला बॉन्ड, एक ये और एक ये। लेकिन ऑक्सीजन कैसा एटम है? बाईवैलेंट है, ज़्यादातर ये डबल बॉन्ड बना के रहता है। और सल्फ़र के आउटर मोस्ट सेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 में से देखिए कोवेलेंट बॉन्डिंग में इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन गया, इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन गया और इस एक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन गया। यानी सल्फ़र के पास अभी भी 3 इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्डिंग कर सकते हैं। और सल्फ़र के 3 तरफ ये 3 एटम हैं, तो एक एक बॉन्ड और बन जाएगा इनके बीच में, ये ऐसे इस तरह से। तो अब सल्फ़र और ऑक्सीजन के बीच देखिए, इस सल्फ़र और इस ऑक्सीजन के बीच ये पहला बॉन्ड, तो ये सिग्मा। लेकिन ऊपर वाला जो बॉन्ड है ये हो जाएगा, चूँकि दूसरा बॉन्ड है तो ये हो जाएगा पाई बॉन्ड। इसी तरह से इस सल्फ़र और इस ऑक्सीजन को ध्यान से देखिए, इस सल्फ़र और इस ऑक्सीजन के बीच ये बॉन्ड पहले बना तो ये सिग्मा हो गया और ये वाला पाई हो गया। इस सल्फ़र और इस ऑक्सीजन को अब देखिए, तो ये वाला बॉन्ड पहले बना तो ये सिग्मा हो गया और ये पाई हो गया। तो इस तरह से SO3 मॉलिक्यूल में टोटल 3 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड हैं। इसी तरह से मान लीजिए आपको C2H4 पूछ लिया जाए, C2H4 ये है आपका एथिलीन का मॉलिक्यूल। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, C डबल बॉन्ड C, H H H और ये H। तो अब इसमें अगर आप देखें तो इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच ये पहला बॉन्ड है तो ये सिग्मा का, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच ये पहला बॉन्ड है तो ये सिग्मा। अब कार्बन और कार्बन के बीच आइए, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच ये पहला बॉन्ड है तो ये सिग्मा। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच अब ये वाला बॉन्ड दूसरा हो गया तो ये हो गया पाई बॉन्ड। अब इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में ये पहला बॉन्ड है तो ये भी सिग्मा और इसी तरह से ये भी सिग्मा। तो इस तरह से एथिलीन मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 1 2 3 4 5। एथिलीन मॉलिक्यूल में टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास पूछ लिया जाए आपसे C2H2, C2H2 में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड हैं? तो C2H2 का स्ट्रक्चर ये है आपका एसिटिलीन। स्ट्रक्चर इसका ऐसे होता है, C ट्रिपल बॉन्ड C H और ये H, ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका। अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए तो इस कार्बन, ये वाले कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच ये पहला बॉन्ड बना है, इस वजह से ये कैसा बॉन्ड हो गया? सिग्मा। इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच, ये कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच ये पहला बॉन्ड है, ये सिग्मा। अब इन दो कार्बन और कार्बन को ध्यान से देखिए, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच ये पहला बॉन्ड है तो ये सिग्मा हो गया। लेकिन ये बाद के दोनों बॉन्ड जो बने हैं ये कैसे हैं? पाई बॉन्ड है, क्योंकि ये सिग्मा बनने के बाद बन रहे हैं। तो ये पॉइंट अच्छे से क्लियर कर लीजिए, फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन टू एटम इज़ ऑलवेज सिग्मा, और उसके बाद जो बॉन्ड बनेंगे वो सारे पाई होंगे उन्हीं दो एटम्स के बीच में। तो इस तरह से एसिटिलीन मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 1 2 3। लेकिन पाई बॉन्ड कितने हैं? 2। क्लियर है? इसी तरह से सपोज आपसे पूछ लिया जाए H2SO4 में टोटल कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड हैं? H2SO4 में, तो H2SO4 में देखिए ये सल्फ़र सेंट्रल एटम हो गया। अब इसके साथ 4 ऑक्सीजन एडजस्ट कीजिए, 1 2 3 और 4, ठीक है। 2 हाइड्रोजन एडजस्ट करने तो किन्हीं 2 ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगाइए ये। अब देखिए ऑक्सीजन को ध्यान रखिए कैसा है? बाईवैलेंट है, तो ये 2 ऑक्सीजन बाईवैलेंट से एडजस्ट हुए।
लेकिन इस ऑक्सीजन के साथ इधर हाइड्रोजन है तो एक वैलेंसी इधर सेटिस्फाई और एक वैलेंसी इधर सेटिस्फाई। इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी इधर सल्फर से सेटिस्फाई और एक वैलेंसी इससे सेटिस्फाई। ठीक, तो इस तरह से ये H2SO4 का स्ट्रक्चर है। अब ये H2SO4 के स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये वाला बॉन्ड सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, सल्फ़र और ऑक्सीजन के बीच ये दो बॉन्ड बन रहे हैं। इनमें पहला बॉन्ड ये हो गया सिग्मा, लेकिन दूसरा वाला पाई। इसी तरह से पहला बॉन्ड यहाँ पे सिग्मा और यहाँ पे पाई। तो कुल कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए आपके H2SO4 में? 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड 2 हो गए। तो इतनी प्रैक्टिस के बाद आप जो है इन क्वेश्चंस को करके होपफुली आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एप्लीकेशन समझ पाए होंगे। अब थोड़ा उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसी कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। ये क्वेश्चन आपका नीट एग्ज़ाम में 2015 में आया हुआ है। ठीक, तो इसको पॉज करके 2 मिनट में ट्राई करिए। ट्राई कर लिया, अब मैं बताऊं। देखिए HCO3 माइनस, इन सब का पहले स्ट्रक्चर बनाना होगा। देखिए इसमें सेंट्रल एटम आपका कार्बन, कार्बन के साथ 3 ऑक्सीजन, तो 1 2 और ये 3। एक हाइड्रोजन एडजस्ट करना है तो किसी भी एक ऑक्सीजन के साथ आप हाइड्रोजन लगा दीजिए। अब ऑक्सीजन को ध्यान रखिए कैसा है, बाईवेलेंट है, यानी 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है ये। तो एक को हमने ऐसे दे दिया बाईवेलेंट। अब इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है तो एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये। एक माइनस चार्ज है तो एक ये सिंगल बॉन्ड लगेगा और एक ये नेगेटिव चार्ज एक ऑक्सीजन पे इस तरह से रहेगा। ठीक, ये हो गया HCO3 माइनस। इसी तरह से XeO4 में आपका ये Xe है, जीनान। जीनान आपका ग्रुप 18 का एलिमेंट है और इसमें जीनान में आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये 4 ऑक्सीजन से घिरा हुआ है तो 4 ऑक्सीजन बना दीजिए, 1 2 3 और ये 4। ऑक्सीजन कैसा है, बाईवेलेंट, कोई चार्ज नहीं तो सबको डबल बॉन्ड से आप जोड़ सकते हैं। ये हो गया। इसी तरह से CN होल ट्वाइस, तो CN साइनाइड आयन का स्ट्रक्चर याद करिए, C ट्रिपल बॉन्ड N और दूसरा साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड N। अब कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो इन 3 बॉन्ड्स में चले गए। इस कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा, इसी तरह से इस कार्बन पर भी 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो ये दोनों कार्बन भी एक दूसरे से सिग्मा बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। इस पर आइए, तो ये CH2, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, C और C के साथ ये 2 H लग गए और CN होल ट्वाइस, तो एक CN यहाँ और एक CN यहाँ, ट्रिपल बॉन्ड N और ये ट्रिपल बॉन्ड N। इस तरह से इनकी स्ट्रक्चर्स बनेंगी। अब इनमें सब में आप सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर लीजिए और निकाल लीजिए इक्वल हैं कि नहीं। इसमें देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, 1 2 3 और एक 4, तो इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड हैं और पाई बॉन्ड 1 है केवल। इसमें आइए, इस केस में 1 2 3 4 कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड भी कितने हैं, 4। इस केस में देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, 1 2 3, 3 सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने हैं, 2 और 2 4, 4 पाई बॉन्ड। इस केस में देखिए सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 6 सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने, 2 और 2 4। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इस केस में आपके सिग्मा और पाई बॉन्ड इक्वल आए, इसलिए ये ऑप्शन बी आपका सही होगा।
तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि नीट एग्ज़ाम में 2015 का आया हुआ क्वेश्चन कितनी आसानी से आप कर सकते हैं। अब आते हैं नीट 2013 का आपके क्वेश्चन देखिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन नो पाई बॉन्ड, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके पास एक भी पाई बॉन्ड नहीं है। अब इनके भी सब के स्ट्रक्चर आपको बना के देखने पड़ेंगे। तो देखिए इसमें आप देखिए CO2 का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये COO। अब ऑक्सीजन मैं आपको बता चुका हूँ, याद कर लीजिए, बाईवेलेंट है, 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। और कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन इन 2 पाई बॉन्ड्स में गए और 2 इलेक्ट्रॉन इन 2 पाई बॉन्ड्स में गए। इस तरह से CO2 की स्ट्रक्चर बन गई। H2O में आइए तो O बीच में, इधर एक H और इधर एक H है। तो अब ऑक्सीजन बाईवेलेंट है तो एक बॉन्ड इसके साथ बना दिया, एक बॉन्ड इसके साथ बना दिया, बन गई स्ट्रक्चर। SO2 में आइए, SO और O, ऑक्सीजन बाईवेलेंट है तो ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। अब NO2 पर आइए तो N, ये डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O। इस तरह से स्ट्रक्चर है। तो अब देख लीजिए इन सब स्ट्रक्चर्स में इसमें भी पाई बॉन्ड है, यानी ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन नो पाई बॉन्ड। तो आपको वो मॉलिक्यूल देखना है जिसमें एक भी पाई बॉन्ड ना हो। इस पे आइए H2O में, हाँ इसमें देखिए आपको एक भी पाई बॉन्ड नहीं दिख रहा है, तो ये आपका सही है। लेकिन आगे भी चेक कर लीजिए, ऐसा ना हो किसी और में ऐसी कंडीशन बन रही हो। कई बार मल्टीपल करेक्ट आंसर के क्वेश्चन भी JEE में रहते हैं, इवन अब तो नीट में भी आने लगे हैं। तो SO2 में भी आपका पाई बॉन्ड, तो ये नहीं हो सकता। NO2 में भी पाई बॉन्ड, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है B है, H2O में एक भी पाई बॉन्ड नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने देखा कि कितनी आसानी से आप, अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो तो सवालों को लगा सकते हैं। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।